Okay, so let's start with the remaining number of questions. तो थर्मल कंडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी सीक्वेंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल कंसेप्ट्स भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। सो फॉर दिस टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे अभी बताया तुमने कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 10 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक को डिस्कस किया था। You see in this lecture क्या बताया जा रहा है कि एक रूम इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर मेंटेन किया गया और एक हीटर लगा हुआ है रूम में। हीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस 20 ओम और 200 वोल्ट। तो ये जो 20 ओम है ये हीटर का रेजिस्टेंस है और हीटर का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट है। The temperature is uniform throughout the room and heat is transmitted through a glass window. तो रूम में ग्लास विंडो है और उसमें से हीट का ट्रांसफर हो रहा है जिसका एरिया गिवन है, एरिया ए 1 मीटर स्क्वायर। फर्दर मोर उसका थिकनेस गिवन है। सो ये थिकनेस हम लोग एल ले लेते हैं, ठीक है। जो लेंथ, जितनी लेंथ में से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर इतनी विंडो थिक है तो उतनी लेंथ में से हीट का ट्रांसफर हुआ तो उसे हम एल कहते हैं। ये बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर टू मीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड? थर्मल कंडक्टिविटी हमें गिवन है यहाँ पे 0.2 कैलोरीज मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड और मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी हमको यहाँ पे गिवन है जूल पर कैलोरी। ओके, ना आप सिचुएशन जरा समझने की कोशिश करिए। सिचुएशन ऐसी है कि एक पैक रूम है अपने पास, ओके, क्लोज रूम। इस क्लोज रूम में एक छोटी सी विंडो है लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक विंडो बना दी और इसकी एक अपनी थिकनेस है। अब इस विंडो इस रूम में ना एक हीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये हीटर दिखा रहा हूँ। अब ये हीटर लगातार हीट निकालता रहेगा, ठीक है। ये हीट कंटिन्यूअसली आती रहेगी, समझ रहे हैं बात को? यस। अगर ये रूम कंप्लीटली पैक है, पूरा बंद, विंडो में से भी कोई हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, तो हीटर के कंटिन्यूअस वर्किंग करने की वजह से क्या होगा कि इस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। करेक्ट जा रहा हूं? यस सर। अब रूम का टेम्परेचर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो वो लगातार इंक्रीज होगा और वो मेंटेन नहीं किया जा सकता। मेंटेन का मतलब कांस्टेंट लेवल पे आके उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हीटर ऑन है, हीट निकल रही है, हीट निकलती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि हीटर से हीट निकल रही है, लेकिन इसके साथ साथ विंडो में से भी हीट थोड़ी सी बाहर जा रही है और रूम के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन हो जाता है। आया समझ में? यस। अगर विंडो में से हीट बाहर न जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि विंडो में से थोड़ी बहुत हीट बाहर जा रही है। अब बाहर का अपना खुद का कुछ टेम्परेचर होगा, लेट्स से कि वो थीटा है, ऐसे। अब देखो दो चीजें यहाँ, हीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूं, हीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हीटर की एक अपनी पावर है हीट को निकालने की, ठीक है। और वो पावर हमें इलेक्ट्रिकल पावर के रेफरेंस में देखनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बनता है V² डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये आप 10th में पढ़ चुके होंगे। यस। अगर हम यहाँ विंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है, विंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो विंडो क्या कर रही है? हीट को ट्रांसमिट कर रही है और हीट को ट्रांसमिट करने की भी अपनी एक पावर होती है और वो पावर लिखी जा सकती है Q/T। Q/T विंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और Q/T लिखने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये होगा, हमें लिखना चाहिए KA डेल्टा थीटा टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी कि 20 माइनस थीटा, बाहर का थीटा और अंदर का 20, एंड डिवाइडेड बाई लेंथ L। यस। अब जरा सोचो कि हीटर जितनी पावर से हीट निकाल रहा है उतनी ही पावर से हीट बाहर जानी चाहिए, यस। तभी टेम्परेचर मेंटेन होगा। अगर निकलने वाली पावर और बाहर जाने वाली पावर इक्वल नहीं हुई, टेम्परेचर मेंटेन नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए हीट कम निकली और बाहर ज्यादा गई तो टेम्परेचर घटेगा।
और अगर हीट ज्यादा निकली और बाहर कम गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जितनी पावर से हीट निकली अगर उतनी ही पावर से बाहर गई तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम, इक्वल होनी चाहिए। बस इक्वेट कर दें, आपका काम खत्म हो गया। v² डिवाइडेड बाई r इक्वल KA 20 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L, दैट्स इट। अब यहां पर डिफिकल्टी सिर्फ इस K के साथ है। K का वैल्यू हमको कैलोरीज में गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इट। और कन्वर्जन के लिए हमें ये जूल वाला कैलकुलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो K वैल्यू हमको गिवन है वो कितनी है, 0.2 कैलोरीज में है ना, लेकिन तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू जूल। कैसे कन्वर्ट करें, 4.1 4.2 से क्या करें, डिवाइड नहीं, कैलोरीज में है उसको जूल में लाना है, तो क्या करेंगे इसको 4.2 से मल्टीप्लाई, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो भी आंसर बनेगा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 42 इंटू 10 टू द पावर -2। सो K का आंसर -2 समझ में आया, ये 0.2 को 2 कर दिया, 4.2 को 42 कर दिया, तो ये हो गया 84 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये जूल पर मीटर वगैरह वगैरह जो भी यहाँ यूनिट है उसके हिसाब से ये काम करेगा। बस अब डेटा पुटअप कर लें, V का वैल्यू 200, R का वैल्यू 20 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय ये हो गया 20 इज इक्वल टू K का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला 84 इंटू 10 टू द पावर -2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो विंडो का हमको गिवन है वो है 1, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 20 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जो लेंथ है, मतलब जो विंडो की थिकनेस है जिसमें से हीट का ट्रांसफर होगा वो कितनी गिवन है 0.2, बट वो सेंटीमीटर में है तो उसका कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना, -2 सेंटीमीटर का मीटर। यस बस अब कैलकुलेशन बड़े आसान है, ये 0 0 मैंने काट दिया, ये 2 काट दिया, यहाँ से हो गया 10, ठीक है। ये 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर -2 मैंने काट दिया, ये ओवरऑल हो गया 2000 इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी 84 इंटू 20 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम 0.2 दूसरी तरफ ले जाइए आप यहाँ पे, सो दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ 400 इज इक्वल टू ये 84 20 माइनस थीटा, so I can write 20 minus theta is equal to 400 divided by 84। डिवीजन करिए और फाइनली मुझे एक आंसर इसका बताइए कि थीटा क्या होगा। 4.67 ये डिवीजन करने के बाद उसको ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट करके बताइए ना पूरा, इसके हिसाब से आंसर एक्सपेक्टेड होगा। ये कितना आया 4.76 20 में से माइनस करो ना उसको, मुझे ही करना पड़ेगा। 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4.76, थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 4.76, थीटा इज इक्वल टू कितना 15.24 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा, इसके हिसाब से आप अपना आंसर चॉइस करें। सो दैट विल गो बाय ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखिए, हम लोग बड़े आराम से कैलकुलेशन करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, इत्मीनान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भागम भाग करके ऐसे ही पढ़ के चीजों को खत्म नहीं करना है, हमें अच्छे से समझना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में। टॉकिंग ऑन क्वेश्चन 12, अ पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल पे उसको रखा है, मीन रेडियस R है। The material of the shell has thermal conductivity K. If the temperature difference between the outer and the inner surface of shell is not to exceed
टी, एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर से वो बढ़ना नहीं चाहिए, देन थिकनेस ऑफ द शेल शुड नॉट बी लेस देन। ओके, अब देखो यहां पर भी एग्जैक्टली उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब ऐसा एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इस स्फेरिकल शेल की जो थिकनेस है ये L, ठीक है, ये इसकी थिकनेस है। आप कह सकते हो कि इसका रेडियस R है। इसके सेंटर में ना एक हीट का सोर्स रखा हुआ है, हीट सोर्स, और इस हीट सोर्स की अपनी एक पावर है और वो पावर P है। सोचो कि ये हीट सोर्स लगातार P इतनी पावर से यहाँ पे हीट इमिट करेगा और वो हीट इधर चारों तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है, और इस शेल से बाहर भी ट्रांसफर हो सकती है, तो ऐसा शेल के बाहर भी हीट जा सकती है। फिर वही आइडिया ऑफ थॉट है कि जितनी पावर से हीट निकल रही है अगर उतनी पावर से बाहर गई तो इस शेल का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और अगर जितनी पावर से हीट निकल रही है उसके मुकाबले में उसके कंपैरेटिवली अगर कम हीट बाहर जाती है टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितनी पावर से हीट निकल रही है अगर उसके कंपैरेटिवली ज्यादा हीट बाहर जाती है कम होता टेम्परेचर, तो अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब सिंपल बात है कि जो सोर्स का पावर है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए किसके, सोर्स का पावर एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए हीट ट्रांसमिशन के पावर के। और हीट ट्रांसमिशन का पावर कैसे लिखते हैं हम लोग, Q/T। यस। अब जरा सोचिए कि ये P फैक्टर हो गया, Q/T लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, KA, टेम्परेचर के डिफरेंस को T बोल देते हैं, ठीक है। यस। The temperature difference between the outer and the inner surface of the shell should not exceed T। तो ये जो हमको बताया गया ना ये टेम्परेचर का डिफरेंस ही है। T जो है ना वो टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का डिफरेंस ही है, डेल्टा थीटा ही है T। यस। डिवाइडेड बाय जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग थिकनेस होगी L, ठीक। अब देखो यहाँ पे एरिया हमको सही तरीके से लिखना चाहिए। ये एक शेल है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं, 2πr होता है, 4πr², स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया ज्योमेट्रिकली फॉर्मूला में पता होना चाहिए। स्फीयर का एरिया हम लोग लिखेंगे 4πr², टेम्परेचर डिफरेंस T डिवाइडेड बाय लेंथ L। तो जो थिकनेस इसकी आएगी वो आएगी 4πr² KT डिवाइडेड बाय T। बी। तो वी में गो विद ऑप्शन। आसान सा प्रॉब्लम है, कंसेप्ट सेम है, सेम आइडिया है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Maybe I have to go to the next page. Okay, यहाँ देखते हैं। This is one portion of the question, first portion of the question, and it continues as such. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, काफी इंटरेस्टिंग है। There are 3 thermometers, okay, one in contact with the skin of the man, other between the vest and the shirt, and the third is between the shirt and the coat। ठीक है, तो आदमी ने कोट पहना है, उसके अंदर शर्ट पहना है और उसके अंदर उसकी इनर है, बनियान वनियान जिसको हम बोलते हैं वो, ऐसे। तो 3 लेयर हो गए। बाहर की तरफ क्या है, ये ऐसे बनाता हूँ, बाहर की तरफ कोट है, उसके बाद बीच में क्या है, शर्ट है, अंदर वेस्ट है, और फिर फाइनली उसकी स्किन है। ठीक है, फाइनली उसकी स्किन है। तो एक थर्मामीटर यहां लगा, दूसरा वाला यहां लगा और तीसरा वाला यहां लगा। ठीक है, द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर्स आर 30, 25, 22। तो जो ये वाला सेक्शन है इसकी रीडिंग है 30। नेक्स्ट जो सेक्शन आया वेस्ट और शर्ट के बीच का, उसकी रीडिंग है 25।
डिग्री सेल्सियस, और लास्ट कोट और शर्ट के बीच वाला जो सेक्शन है उसकी रीडिंग 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ द वेस्ट एंड द शर्ट आर ऑफ द सेम थिकनेस, ठीक है, ये और ये सेम थिकनेस के हैं, द रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटीज इज, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या, यानी कि के निकालो बोल रहे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के बोल रहा है। तो थिकनेस सेम मान के चलेंगे भाई, ये थिकनेस सेम है, ये थिकनेस सेम है, एंड सो ऑन। तो रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी का जो अपना फॉर्मूला है, एक जनरल लेवल पे अगर मैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले से ही आपको बता दूं कि क्यू के बारे में हमने क्या क्या लिखा था, तो हमने ऐसे लिखा था के एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड देन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड देन टाइम एंड देन होल फैक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक, अब इसे हम मॉडिफाई करते हैं, तो वी जस्ट हैव टू राइट के इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाय ए एंड देन टेम्परेचर डिफरेंस एंड देन टाइम। देखो इस पूरे प्रोसेस में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो तो सेम माना जाएगा, लेंथ जो है ना, थिकनेस, वो भी सेम मानी जा रही है, एरिया भी सेम ही माना जाएगा ना, एक ही आदमी पहन रहा है तो जो अंदर इनर होगी या फिर उसका शर्ट होगा उसका तो वो सेम ही एरिया होगा, है ना, स्किन पर सेम ही एरिया माना जाएगा, टाइम भी सेम माना जाएगा। मतलब सिंपली इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी को रिलेट करना है हमको, वो किसके साथ करना है, टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ इसको रिलेट करना है। तो ये अगर मैं K1 कहता हूं और यहाँ अगर मैं K2 कहता हूं, तो हमें एक बेसिक बात याद रखनी है कि फिलहाल की सिचुएशन में ये टेम्परेचर डिफरेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यस, वी कैन गो बाय राइटिंग K1 by K2 is equal to delta theta 2 divided by delta theta 1, इनवर्स रिलेशन रहने की वजह से। यस, So we may go by writing K1 by K2 is equal to, अब डेल्टा थीटा 2, थीटा 2 का डिफरेंस आप देखो, 25, नहीं, ये वाला डिफरेंस आपको देखना है, 3, इस शर्ट के बीच में इधर और इधर का डिफरेंस देखो कितना है, 3 है ना, 3 डिफरेंस है ना, 25 और 22 का डिफरेंस देखो 3 है, सो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय, अब वेस्ट के इधर और उधर टेम्परेचर का डिफरेंस देखो, तो इधर 25 और इधर 30 है, तो डिफरेंस देखोगे आप तो आपको पता चलेगा 5 है, तो आंसर आपका मिल गया 5/3, समझे। डी। तो बाय दैट वे वी कैन मेक अ चॉइस ऑफ आंसर ऑप्शन डी अकॉर्डिंगली। आ गया समझ में? Yes, sir. Okay. Now, furthermore, we have a very interesting discussion, and this is going to be a very, very important part to continue with. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। अब तक हमने क्या किया कि जो भी थर्मल कंडक्टर्स हैं किसी भी शेप या ज्योमेट्रिकल कंडीशन में हमारे सामने हों, हम उस इंडिविजुअल कंडक्टर के बारे में अपने फॉर्मूलीज और ओपिनियंस को बना रहे थे। अब हमें क्या करना है कि अगर हम मल्टीपल कंडक्टर्स को, एक से ज्यादा कंडक्टर्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बना दें, ठीक है, एक साथ बहुत सारे कंडक्टर्स को इस्तेमाल करें और उनको कंबाइन करके एक सिस्टम बना दें, तो फिर उसमें से हीट ट्रांसफर का क्या मामला होगा, क्या कैलकुलेशंस हमें वहां पे रिपीट करने पड़ेंगे। ये चीज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत रिगरसली पूछी जाती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थ्योरी अच्छे से समझाता हूँ कि क्या मामला है, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, और कमिंग लेक्चर में भी हम इस पर ही बात करेंगे, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। सी, जब हम कंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी है जिसमें हम कंडक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं वो कहलाती है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर्स हैं लाइक दिस, ये पहला कंडक्टिंग रॉड है मान लें, इसको ही लेंथ से मैं अटैच करके दूसरा कंडक्टिंग रॉड लगा दूं, और इसको ही मैं फर्दर ऑन लेंथ से अटैच करके एक तीसरा कंडक्टर लगा दूं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चौथा कंडक्टर लगा दूं, और ऐसा मैं बहुत सारे कंडक्टर्स अगर लगाते जाऊं,
जो एंड ऑन एंड ऐसे अपनी लेंथ से कंटिन्यू किए जाते हैं, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा उसे हम कॉल करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, पहले कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। पैरेलल। यस, दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हमारे पास कुछ कंडक्टर्स हैं लेकिन हम उनको ऐसे अरेंज कर रहे हैं, जैसे ये पहला कंडक्टर हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, ये मैंने यहां तीसरा लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे चौथा कंडक्टिंग रॉड लगा दिया, लाइक दिस। इस तरीके से अगर मैं उनको एंड ऑन एंड सबके एंड्स मिला के एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर देता हूं, तो ये जो टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा ना, इसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि ये इसका अपीयरेंस में समझ में आने वाला एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। इसका टेक्निकल कॉम्बिनेशन, टेक्निकल कंसेप्ट क्या है कि हम किसी भी सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को कैसे पहचाने और किसी भी पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को हम कैसे पहचाने, तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो उसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। ये तो उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसे अपीयरेंस में हमें समझ में आएगा कि भाई ये सीरीज में लगे हैं, ये पैरेलल। लेकिन टेक्निकल बात क्या है कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट, अगर मैं खास हीट के बारे से, हीट के रेफरेंस में बात करूं, तो किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट जो है वो सेम होगा। मतलब सोचने वाली बात है कि जो हीट पहले रॉड से निकल करके दूसरे रॉड में जाएगी, दूसरे रॉड से निकल करके तीसरे रॉड में जाएगी, तीसरे रॉड से निकल करके चौथे रॉड में जाएगी, वो सेम ही तो होगी। क्योंकि जो हीट यहां से निकलेगी वो ये एंड तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, है ना। तो किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन को चेक करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि उसमें हीट सेम जाएगी, भले ये रॉड स्टील का हो, ये एल्यूमिनियम का हो, ये कॉपर का हो, या किसी भी चीज का हो, तो उसमें से हीट का करंट सेम होगा। फंडामेंटली इस बात को याद रखिए। क्या सेम होगा उसमें? हीट। हीट करंट। हीट का करंट, खाली हीट नहीं, हीट करंट मतलब अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से, हमेशा सेम होगी। ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे 100 जूल हीट को छोड़ दिया, तो वही 100 जूल ये दूसरे एंड पर भी तो पहुंचेगी। यस सर। तो हीट करंट इज गोइंग टू बी सेम। टेम्परेचर सेम नहीं होंगे, याद रखना। इस एंड का टेम्परेचर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और इसका भी अलग होगा। टेम्परेचर में फर्क होगा तभी तो हीट यहां से निकल के यहां जाएगी। टेम्परेचर आर नॉट सेम, हीट करंट इज सेम। मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर। हीट करंट सेम है, टेम्परेचर नहीं सेम है। अब इधर आते हैं, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो उसके अपीयरेंस में तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसे एक के ऊपर एक एंड से एंड जोड़ करके रखें तो वो पैरेलल दिखाई देगा। लेकिन पैरेलल का टेक्निकल बात क्या है? तो पैरेलल की टेक्निकल बात ये है कि इसके टेम्परेचर सेम होंगे। यस। एंड टू एंड टेम्परेचर्स आर इक्वल, ये बात याद रखिए। मतलब अभी देखो, ये सारे एंड्स जो है ना एक ही टेम्परेचर पे होने चाहिए और ये सारे एंड्स एक ही टेम्परेचर पे होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये सारे एंड्स, मान लेते हैं ये सारे एंड्स अगर θ1 पे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये दूसरी साइड के जितने भी एंड होंगे वो θ2 पे होना चाहिए। तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना कि यहां से हीट निकल के यहां जाएगी। यस सर। हाँ, अब एक और बात देखो, ये मटेरियल अलग अलग हैं, है ना। अगर मैं मानता हूं कि ये मटेरियल अलग अलग हैं, तो हर एक रॉड में से अलग अलग हीट ट्रांसफर होगी। यस। है ना, जो मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें से ज्यादा हीट जाएगी, और जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी उसमें से कम हीट जाएगी। एक और बात है, जिस मटेरियल का एरिया ज्यादा होगा उसमें से ज्यादा हीट जाएगी, जिस मटेरियल का एरिया कम होगा तो हो सकता है उसमें से कम हीट जाए। मतलब हीट के करंट पर यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि कैलकुलेशन किस पे किया जाएगा? टेम्परेचर पे किया जाएगा। भैया हम पहली बात जो क्लेम करेंगे ना वो ये करेंगे कि टेम्परेचर सेम है, और यहां हम पहली बात जो करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ हीट का करंट सेम है। बात आ रही है सबकी समझ में? यस सर। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या हमें फॉर्मूली मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं और कैसे इसके कैलकुलेशंस हमें करने चाहिए।
इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रखता हूं, ध्यान से देखना जरा इसको। ये मैंने एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रखा। इसमें मेरा बोलना ये है कि एक θ1, θ2, θ3 ऐसे करते करते हम बहुत सारी रॉड्स को सीरीज में लगा चुके हैं, और लास्ट जो एंड आ रहा है उसका टेम्परेचर θn, 4, 5, 6, 7, 10 n ऐसे। हर एक की लेंथ भी मैंने अलग अलग ले ली, हर एक का मैंने के वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट ले लिया है, k1, k2, k3, बट वन थिंग आई हैव केप्ट कॉमन इज दैट इनके जो एरियाज हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने ये सेम कर दिया। आप देखो ये कैसे नजर आ रहे हैं हमें, कैसी कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। आपसे अगर मैं ये कहूं कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है, इसकी स्टैंडर्डनेस क्या है, तो हम कहेंगे ना कि इसमें से जो करंट जा रहा है, इसमें से जो करंट जा रहा है, इसमें से जो करंट जाएगा, और फाइनली जो करंट बाहर आएगा वो सेम होगा। सेम। अब हीट करंट का मतलब क्या होता है? हीट करंट का मतलब होता है Q/T। Q/T। और किसी भी गिवन रॉड के लिए Q/T कैसे लिखा जाता है? KA, टेम्परेचर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब कैसे लिखें? तो हम लिख सकेंगे K1 A1, अगर हम लिखना चाहें, टेम्परेचर का डिफरेंस हमें मेंटेन करना चाहिए θ2 माइनस θ1। सॉरी फॉर दैट, अगर मैं θ1 को बड़ा मान के काम करता हूं तो मुझे लिखना चाहिए θ1 माइनस θ2, and then whatever the corresponding length is, it is equal to K2A2 θ2 minus θ3 divided by the corresponding length is। और अगर आज से मैं आगे लिखते ही जाऊं तो मैं ऐसे n रॉड्स के लिए इक्वल टू का रिलेशन बना सकता हूं। यस। करेक्ट है? ऐसा नो? यस सर। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे खास जिससे कहेंगे ना, वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये होता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। जैसे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 10th में भी पढ़ चुके हैं ना, सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगाएं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो इसमें भी पूछा जाता है कि इसका इफेक्टिव हीट रेजिस्टेंस कितना आता है। तो आंसर सिंपल है बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आप ऐसे सोचें, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है? R1 प्लस R2 प्लस वेरी गुड, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी आगे आप चले जाओ, RN, जितना भी आप चले जाओ। बट एक दिक्कत है, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ हीट कंडक्शन लिखा जाता है L डिवाइडेड बाई K। तो हमें यहां पर भी उस तरीके को यूज करना चाहिए। R1 के लिए मुझे लिखना चाहिए L1 डिवाइडेड बाई K1A, अगर मैं एरिया को सेम कर दूं, L2 डिवाइडेड बाई K2A, या एरिया को भी चलो अलग अलग रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस L3 डिवाइडेड बाई K3A3, प्लस ऐसा करते करते मुझे जाना चाहिए Ln डिवाइडेड बाई KNAN। समझे नहीं समझे? यस सर। तो इस फाइनल R को मैं क्या लिखूं, सोचो तो, फाइनल R को क्या लिखूं? टोटल जो सीरीज का R बन रहा है उसे क्या लिखूं? तो R के फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। R का फॉर्मूला क्या है? लेंथ, L/KA है ना, लेंथ। तो हमको टोटल लेंथ लिखनी पड़ेगी, समझने की कोशिश करिए, टोटल लेंथ लिखनी पड़ेगी। अब टोटल लेंथ कैसे लिखूंगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। यस सर। मतलब यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा? L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस so on till we go to the value of Ln डिवाइडेड बाय। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? K और A, है ना। तो K को क्या लिखूं मैं? तो मुझे मजबूरी में लिखना पड़ेगा यार कि K इक्विवेलेंट, या वो K वैल्यू जो इन सब को मिला के अगर मैंने एक ही बड़ी रॉड बना दी तो इसका K वैल्यू सीरीज में जो बनेगा वो KS। समझे नहीं समझे? यस सर। मतलब इन सब का एक, तो इन सबको मिला के जो लेंथ बनी वो, इन सबको मिला के जो K बना वो, और इन सब का एक कॉमन ही एरिया होगा। आप देखा जाए तो एरिया को कॉमन ही रखते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। तो ये A1 A2 नहीं करते हैं, जस्ट चलाते हैं कि A है भाई, सबका एरिया वैसे भी सीरीज में जोड़ना है तो एरिया तो सेम ही रखना पड़ेगा। तो हम इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि ये एरिया जो है ना, कॉमन लेने की वजह से सब तरफ से कट जाएगा, निकल जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, 1/KS इज इक्वल टू, अगर आपने ध्यान दिया तो हमको लिखना पड़ेगा L1 K1 प्लस, सही जा रहा हूं, यस, L2 K2 प्लस so on till Ln Kn and then divided by
L1 plus L1 plus L2 L2. plus L3 plus so on till Ln। अब सोचा जाए तो फाइनल केस फॉर्मूला क्या बनेगा? L1 plus L2. हाँ, हमें इसे इन्वर्स करना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि ये 1/ks हमने निकाला था, हम इसका इन्वर्स करेंगे तो फाइनली Yes. जो मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, L1 L1 plus plus L2 L2. plus so on till you reach an Ln value, and then L1 divided by K1 plus L2 divided by K2 plus till we reach the value of Ln divided by Kn। आंसर क्लियर हुआ? यस सर। अब बेटा इसमें मैं पहला केस ये लेता हूं कि इक्वल लेंथ मैंने अगर इस्तेमाल की, हर एक रॉड की लेंथ में मैंने इक्वल कर दी, इमेजिन करो, तो ये L प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल से ऐड हो जाएंगे, Yes, sir. है ना? तो कितने एल हो गए? N. NL। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सोचिए अगर ये 3 होते तो 3 टाइम्स ऑफ एल हो जाता, 4 होते तो 4 टाइम्स, 10 होते तो 10 टाइम्स, n है तो n टाइम्स एल। डिवाइडेड बाई क्या करें? 1 L plus डिवाइडेड बाई K1 प्लस L डिवाइडेड बाई K2 प्लस सो ऑन टिल L डिवाइडेड बाई Kn। समझा? Yes, sir. तो सोचिए अगर L को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया तो n ऐसे रॉड्स का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट करेगा? 1 by on K1 K1 plus 1 upon K2 plus so on till 1 upon Kn। आया समझ में आपके? यस सर। Yes, sir. अब मुझे यहाँ एक और बात बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब इस चीज को कैरी करते हुए, इस चीज को समझते हुए मुझे एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए अगर मैंने सिर्फ 2 रॉड ले लिए, सिर्फ 2, और मैंने ये कहा कि इन दोनों की लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, ये L, लेकिन एक का कोएफिशिएंट K1 और दूसरे का कोएफिशिएंट K2, तो बताइए कि इसका Ks वैल्यू मैं कैसे लिखूं? 2 वेरी K1. गुड, 2। n की जगह पे 2 आ जाएगा बेटा, सोचो जरा, Yes, sir. n की जगह पे 2 आएगा क्योंकि जितने रॉड होंगे उतनी बार ना। N. Yes. हाँ, या नीचे आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 2 आइडेंटिकल लेंथ वाली रॉड को, आइडेंटिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली रॉड को अगर हमने सीरीज में जोड़ा तो उसका एक इफेक्टिव के जो डेवलप होगा ना वो इतना होगा। इसको सॉल्व करना आपको आएगा, मैं समझता हूँ, इतना तो आना चाहिए। Sir. यस सर। ठीक है ना? सो दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट टू डील विद। इसमें एक और टिपिकल क्वेश्चन आता है, बड़ा ही टिपिकल जिसे हम कहें। जैसे यहां देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा, अब इस कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये सीरीज में लग चुके हैं, ये मिडिल टेम्परेचर कितना है ये निकालें। मिडिल में जो टेम्परेचर है ये कितना है? तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर इस तरीके का प्रॉब्लम हमने 2-3 रॉड्स के लिए कल किया था, तो क्यों ना जंक्शन वाली कंडीशन इस्तेमाल करें? तो यहां नहीं कर सकते, ये एक स्ट्रेट कंडीशन है, ये जंक्शन नहीं है। ये वो जो मैंने आपको बताया था वो पूरा जंक्शन था, है ना? ये जंक्शन नहीं है, याद रखिए। यहाँ पे हमको इसको ठीक ठीक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ नोटिस करूंगा वो ये कि ये दोनों रॉड्स लगे कैसे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं? Combination. सीरीज में लगे हैं। अगर ये सीरीज में लगे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहली रॉड का हीट करंट और दूसरी रॉड का हीट करंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। Yes. सर। अब पहली रॉड की हीट करंट को मैं कैसे लिखूंगा? K1 K। टेम्परेचर का डिफरेंस मुझे लिखना पड़ेगा θ1 माइनस θ डिवाइडेड बाय जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी L1। दूसरी रॉड के लिए आई हैव टू राइट K2A, देन आई हैव टू कंटिन्यू थीटा माइनस θ2। ध्यान से देखिए हीट ऐसे जा रही है तो थीटा बड़ा होगा θ2 के मुकाबले में, Yes, sir. डिवाइडेड बाय जो भी उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी L2। अब इसमें से एक चीज तो सिंप्लीफाई हो गई कि भाई K कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आई मे बी गेटिंग K1 θ1 अपॉन L1 माइनस K1 θ अपॉन L1 इक्वल, होप आपको समझ में आ रहा है, Yes, sir. K2 θ upon L divided by L2 माइनस K2 K2 theta. θ2 डिवाइडेड बाई L2। तो थीटा को इधर उधर कर लेते हैं, थीटा का रीअरेंजमेंट कर देते हैं, तो वी विल बी गेटिंग K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 theta. K1 θ2 सॉरी K2 K2. θ2 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू, इसको उधर किया तो ये हो गया K1 θ डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 theta upon L θ डिवाइडेड बाई L2। होप यू आर गेटिंग इट राइट। Yes, sir. अब यहाँ इस कंडीशन में देखें तो थीटा कॉमन निकाला जा सकता है, yes तो आई विल बी राइटिंग इट हियर ओनली। तो ये मैंने थीटा कॉमन लिया, थीटा कॉमन लेने के बाद मुझे मिला K1 बाई L1 प्लस K2 by L2. K2 बाई L2, और दूसरी तरफ वाली ये वाली इक्वेशन पूरी ज्यों की त्यों जैसी वैसी लिखनी है, तो K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 θ2 अपॉन L2। क्लियर हुई बात? yes तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 θ1 अपॉन L1 प्लस K2 theta 2 upon L2. K2 θ2 upon L2 and the whole thing divided by K1 plus K2. K1 by L1 plus K2 by L2 K2 by L2। तो ये करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन बनता है ये टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन के हिसाब से देखा जा सकता है। अब इसमें भी एक सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई इन दोनों रॉड्स की मैंने लेंथ को सेम कर दिया, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, इन सच केस अगर लेंथ को हम सेम कर दें तो if I go for L1 is equal to L2 is equal to L, तो ये L ये L ये L ये L कॉमन कैंसिल हो जाएगा, yes sir Yes, sir. तो बचेगा क्या, K1 K1 θ1 प्लस Theta 2. K2 θ2 डिवाइडेड बाय, सिंपली आपको लिखना चाहिए K1 प्लस K2 एंड यू आर डन विद द आंसर। बट ये उसी वक्त एप्लीकेबल होंगे फॉर्मूलीज जब अब लेंथ सेम है, लेंथ सेम होगी, अदरवाइज नहीं। ऊपर बात समझ में? ठीक है। yes sir अब जैसे इसी को मैं क्विकली एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करा देता हूं यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चंस में वैसे कल डिस्कस करने वाला था बट लगे यहाँ तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कॉपर और स्टील, बट हमको ये कंडीशन दे रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। मतलब कॉपर की कंडक्टिविटी 9 टाइम्स ऑफ के स्टील है, ये कंडीशन लगानी है हमें। और लेंथ भी देखें फर्क है 18 और 6। तो ये कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। तो चलो भाई ठीक है, इस वाले टेम्परेचर को हम मान लेते हैं थीटा, इस वाले टेम्परेचर को हमें मानना पड़ेगा θ1, और दूसरी तरफ वाले टेम्परेचर को हमें मानना पड़ेगा θ2, लेंथ भी अलग है एंड सो ऑन। अब ये पूरा फॉर्मूला उठा करके लगाइए आप यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ ले आता हूँ। चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। थीटा इज इक्वल टू K1 यानी कि कॉपर, ठीक है, θ1 तो आई हैव टू गो फॉर 100, सही है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना 18 प्लस K2 यानी कि क्या चीज KS. टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 6, द होल थिंग डिवाइडेड बाय K1 KCU by कॉपर डिवाइडेड बाय 18 प्लस KS by 6. डिवाइडेड बाय 6। अब 0 होने की वजह से ये फैक्टर तो पूरा निकल गया भाई 0। yes चलो इसका कोई टेंशन नहीं, अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे की तरफ मैं सॉल्व करता हूँ। थीटा इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ K कॉपर डिवाइडेड बाय 18 एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय K कॉपर डिवाइडेड बाय 18 प्लस K स्टील डिवाइडेड बाय 6। करेक्ट जा रहा है? यस सर। ठीक। अब ये जो कंडीशन दी ना इसने
कि कॉपर और स्टील में ये रिलेशन है, इसे पुटअप कर लेते हैं कि कॉपर को रिप्लेस करना चालू करते हैं। 9 KS. थीटा विल बिकम इक्वल टू 100 into 9 KS divided by 18 and the whole thing divided by 9 KS divided by 18 plus KS KS by divided by 6। चलिए कैंसिलेशन कर लेते हैं। 9 और 18 कट गया 2 से, यहाँ भी 9 और 18 कट गया 2 से, ये KS ये KS ये KS कॉमन कैंसिल, बचा क्या 100 by 2. 100/2 यानी कि न्यूमरेटर में आया 50 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, 6 + 2 8/12। आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ पाए। Yes, sir. 50 into 12 divided by 8, करेक्ट। Yes. कितना हुआ ये 50 into 12, यही कैंसिलेशन कर ले। चले भाई, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3, 75. 150/2 75. 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। ओके, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी टिपिकल माने जाते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, थोड़ा कंसेप्ट हमें एक्सप्लोर करने पड़ते हैं और सो ऑन। बट ये जो भी मैंने डिस्कशन किया, ये किस टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए किया गया है? Series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये सारा डिस्कशन किया गया। अब थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उतना ज्यादा हमें कुछ बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, उतना ज्यादा कोई एनालिसिस नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाता है तो उसमें क्या कॉमन माना जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर का डिफरेंस, लेंथ कॉमन मानी जाएगी, एरियाज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और ये K1 K2 ये सारे अलग अलग हो सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात यह है कि इफ वी ट्राई टू राइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऑन टिल वी रीच द वैल्यू ऑफ 1/Rn। अब आप थोड़ा अपना दिमाग चलाइए कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ चुके हैं, जैसे रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर हीट के रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। Yes. Yes, sir. करंट और इलेक्ट्रिक करंट की कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम ऑर्डर में कैलकुलेट होते हैं, सेम तरीके से कैलकुलेट होते हैं, कुछ बड़ा फर्क नहीं। ओके, अब थोड़ा सोचते हैं कि हम आर किसी भी गिवन सिचुएशन में लिखते कैसे हैं। L डिवाइडेड बाई के by KA. अब यहां देखिए कैसे लिखेंगे हम। L तो चला जाएगा अपना डिनोमिनेटर में, बाई के मतलब आ जाएगा K1A1 Yes. L डिवाइडेड बाई क्या आएगा फिर K2A2. K2A2, और ऐसे करते करते अगर हम nth लेवल पर पहुंच जाते हैं, लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो ये हो जाएगा KNAN। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां क्या लिखें, L तो सेम है, K को करेंगे पैरेलल, लेकिन ध्यान से देखिए एरिया को लिखना पड़ेगा A1 प्लस A2 प्लस ऑन। Yes. समझे, लास्ट एरिया AN, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। L सेम रहने की वजह से कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा K पैरेलल A1 plus A2 plus so on till the last slab, till the last rod is equal to K1A1 plus K2A2 plus so on till you reach the value of KNAN। अब मुझे बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का K कैसे लिखा जाएगा? K1A1 K1A1 plus K2A2 plus K3A3 plus dash 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 till KNAN and the whole thing divided by total area A1 plus A2 plus so on till what? A. Now one thing I want to know from your side कि अगर मैंने ऐसे n slabs इस्तेमाल किए और सबका एरिया सेम रखा, सोचिए, A common. तो सबका एरिया सेम,
ये A1 A2 A3 इसकी जगह पे ए आ जाएगा, और ये A1 प्लस A2 प्लस ए, ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा, ये कैंसल। NA होगा, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, NA। अरे सोचो तो, समझ नहीं रहे हो आप लोग। अब नीचे क्या लिखूं बताओ, सिर्फ ए लिखूं? NA NA। मान लीजिए ऐसे 5 मैंने स्लैब लगा दिए, तो A प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 5A हो गया ना। yes तो अगर मैं ऐसे N स्लैब लगा रहा हूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, NA। अब बेसिकली होगा क्या, ये A, ये A, ये A, ये A, ये वाला ये निकल गए ना पूरे। यस। तो फॉर्मूला तो ये बचा। K1 समझे नहीं समझे? यस। अगर मैंने सेम एरियाज लिए तो अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मुझे बताइए कि अगर मैं एग्जैक्टली 2 स्लैब ले लेता हूं, सिर्फ 2, एरिया सेम, लेंथ सेम, बट इनमें से एक K1 है और एक ये K2 है, और ऐसे अरेंज कर देता हूं, तो बताइए मुझे KP कैसे लिखना है? K1 plus K2 by 2. 2.2 यस, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट, एकदम आसान। तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो स्लैब के कॉम्बिनेशन पर इक्विवेलेंट के किए जाते हैं कि भाई हमने स्लैब्स को पैरेलल लगाया, या हमने कंडक्टिंग रॉड्स को पैरेलल लगाया, तो बताइए, या सीरीज में लगाया, तो बताइए इक्विवेलेंट के कितना होगा। तो उसका एक पैटर्न हमें याद रख लेना चाहिए कि सीरीज में कैसे लिखा जाता है और पैरेलल में कैसे लिखा जाता है। थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पे आपको मेमोरी बेस्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो छोटा मोटा डेरिवेशन आपको फिर एफर्ट लगा के करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ कंडीशंस आप अच्छे से दिमाग में बिठाइए। क्लियर हुआ यहाँ तक सब कुछ? यस सर। तीसरी बात पैरेलल स्लैब के बारे में हमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें जो भी करंट्स जाएंगे, जो भी करंट इसमें से जाएंगे, जैसे इसमें से थोड़ी बहुत हीट जा रही होगी 1 में से, 2 में से थोड़ी जा रही होगी 3 में से, और ऐसे n में से, टोटल जो हीट का करंट होगा ना, वो इन सबका एडिशन होगा। यस। समझे? मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई टोटल हीट का करंट Q/T है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, तो ये Q/T क्या होना चाहिए, Q/T for 1 plus Q/2 T for 2 plus Q/3 for 3 plus Q/T for 4 plus Q/T for n, ऐसे पूरा ऐड करने पड़ेंगे हमको। समझे बात? यस सर। तो इफ वी नीड समवेयर, तो इस तरीके का कैलकुलेशन भी हमें करने आना चाहिए। बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल बात जो याद रखनी है, सीरीज के कॉम्बिनेशन में करंट्स हमेशा कैसे होंगे, सेम, इक्वल। और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर सेम होंगे, जबकि करंट सब जोड़ने पड़ेंगे हमें, करंट ऐड करने पड़ेंगे हमें। समझे ना बात को? यस। यस सर। अब अगली क्लास में इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।